हेलो एवरीवन, आज हम लोग मिलने जा रहे हैं मिशन इंजीनियरिंग के 2020 लीड बैच के स्टूडेंट सिमरन कुमारी से, जिसने गर्ल्स कैटेगरी में पूरी दिल्ली को टॉप किया। अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप अमेजन से स्टार्ट की। आज सिमरन के करियर के बारे में कैसे कैसे उसने सारे स्टेप्स लिए, कैसे लीड की प्रिपरेशन की, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। हेलो सिमरन, कैसे हो? हेलो सर, आई एम गुड। सिमरन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 लीड एस्पिरेंट्स के लिए कैसे उन्हें प्रिपरेशन करनी चाहिए। एग्ज़ाम उनके बहुत नज़दीक हैं, उनको अपने सिलेक्शंस के बाद आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। जो CSIT के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जो नॉन CSIT के स्टूडेंट्स हैं उन्हें, जिनको CS लेना है या IT लेना है, उनको अपने लिए कैसे प्रोसीड करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में बताइए, उसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन कुमारी। आई वाज born and brought up in New Delhi. I completed my schooling from Kamal Public Senior Secondary School. After that, I did diploma in computer engineering from Kasturba Institute of Technology. Currently pursuing BTech from Maharaja Surajmal Institute of Technology. Right now I'm in my 4th year and currently I'm working as an SD intern at Amazon. तो सिमरन, सबसे पहली बात तो इस टाइम में आप अमेजन में एज ए इंटर्न वर्किंग हैं। Yes. जब अमेजन में आपका सिलेक्शन हुआ तब आपको कैसी फीलिंग आई? वो फीलिंग बहुत बड़ी फीलिंग थी। लाइक हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है। जो मैंग है नाम, जो इतना फेमस है कि मुझे मैंग में जाना है, मैंग की किसी भी कंपनी में जाना है, वो एक ड्रीम होता है हर एक स्टूडेंट का। जो भी CSIT ले रहा है, हर एक स्टूडेंट का ड्रीम है कि मुझे मैंग में जाना है। जब वो पूरा हुआ ना, लाइक जब रिजल्ट आया, वो फीलिंग मैं बता नहीं सकती। वो बहुत अच्छी फीलिंग थी। मतलब एक ऐसा लगने लग गया कि हाँ, अब मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। लाइक फाइनली आई अचीव समथिंग। मैंने जिसके लिए मेहनत करी, इतनी जो मेहनत करी मैंने, वो फाइनली मुझे यू गॉट। यस। अच्छा सिमरन, तुम हमेशा से एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रही। 10th में क्या स्कोर था आपका? माई CGPA वॉज 9.2। 9.2 CGPA। तो 10th के बाद डिप्लोमा करने का प्लान कैसे बना? एज सच मेरा डिप्लोमा का प्लान पहले नहीं था। मैंने पहले परस्यू 11th-12th ही करना था। मैंने 11th के लिए एडमिशन भी ले लिया था, बट मैंने पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे रखा था। इसका रिज़ल्ट जो आता है वो मई के अराउंड आता है और हमारे 11th का एडमिशन अप्रैल में हो जाता है। तो डिप्लोमा के उस पर मैं नहीं बैठ सकती थी कि डिप्लोमा में जाना ही जाना है, तो मैंने 11th भी अपना परस्यू स्टार्ट कर दिया था। बट जब मेरी डिप्लोमा की रैंक आई, रैंक वॉज गुड, घर वाले भी सब थे कि अच्छी रैंक है, करवाना चाहिए एडमिशन। 11th-12th करके भी आप बीटेक करोगे एंड डिप्लोमा भी एक प्लेटफॉर्म है जो बीटेक के लिए है। तो देन मैंने सोचा कि डिप्लोमा विल बी गुड फॉर मी। क्यों? क्योंकि एक तो डिप्लोमा अगर मैं ज्वाइन कर लूँ और CS बैकग्राउंड से, क्योंकि मेरा हमेशा से स्टार्टिंग से था कि मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ही करनी है, तो अगर मैं डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर लेती हूँ तो मेरे पास एक बेस स्ट्रॉन्ग पहले से ही आ जाएगा CS बैकग्राउंड का। मैं CS से पहले से फेमिलियर हो जाऊँगी अपने बीटेक में जाने से पहले। तो मुझे लगा इट वॉज अ गुड पाथ फॉर मी और मैंने सोचा कि मेरे को डिप्लोमा ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम में आपने डिप्लोमा में ज्वाइन किया होगा कंप्यूटर साइंस, तो उस टाइम में CS तो इतना बूम पर नहीं था। डिप्लोमा ना ज़्यादातर कोर ब्रांच के लिए फेमस माना जाता है। ज़्यादातर लोग डिप्लोमा जो करते हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि वो जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं या वो एम होता है। बट मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड हमेशा से रहा है वो CS का रहा है। मेरे फादर भी IT सेक्टर में थे। माई ब्रदर वॉज ऑल्सो स्टडिंग इन मेट फ्रॉम द CS ब्रांच। तो मेरा हमेशा CS बैकग्राउंड ही रहा था। तो मेरा डिसाइडेड था कि अगर मुझे बीटेक करनी है तो CS में ही करनी है। तो कस्तूरबा कॉलेज का कैसा एक्सपीरियंस रहा? वहाँ के मौज मस्तियाँ कैसी रहीं? कस्तूरबा का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि स्कूल 10th तक जब किया उसके बाद एक कॉलेज लाइफ मिलना बहुत डिफरेंट होता है। तो 3 साल उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। फैकल्टी भी वहाँ के काफ़ी अच्छे थे,
टीचर्स काफ़ी अच्छे मिले, जिन्होंने गाइडेंस भी करी काफ़ी अच्छी। राइट, तो किसी टीचर का नाम बताना चाहोगे जो आपके फेवरेट टीचर रहे वहाँ पर? नीतू मैम मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो मुझे काफ़ी पसंद था। मतलब हर एक स्टूडेंट को किसी टीचर का होता है कि बहुत जल्दी समझ आ जाता है। मुझे नीतू मैम का लगता था ना कि वो बहुत अच्छे वे से समझाती थी कि किसी भी बच्चे को समझ आ जाएगा। उनके एग्जाम्पल्स, मतलब वो एग्जाम्पल्स दे के, रेफरेंस दे दे के समझाती थी। तो मुझे वो उनका स्टडी बहुत अच्छा लगता था, उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो नीतू मैम ने कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए थे? नीतू मैम ने हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स, पेरिफेरल डिवाइस, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए थे। सिमरन, आपने KIT से डिप्लोमा किया और उसके बाद आपने लीड में इतनी अच्छी रैंक ली, उसका क्या रीज़न था? मेरी रैंक का रीज़न मिशन इंजीनियरिंग की फैकल्टी को जाता है। मतलब उनकी गाइडेंस और डेडिकेशन बहुत अच्छी थी। मतलब बहुत उन्होंने मुझे जितना गाइड और डेडिकेट किया है टुवर्ड्स कि नहीं सिमरन, यू हैव टू डू इट, तुम कर सकती हो। मतलब मेरे अंदर का पोटेंशियल भी मुझे फैकल्टीज़ ने मुझे यहाँ पे बताया कि येस यू कैन डू इट। अच्छा, तुम मिशन इंजीनियरिंग कैसे पहुंची थी? मिशन इंजीनियरिंग के बारे में मुझे मेरे दोस्तों से पता चला था कि अगर लीड की कोचिंग करनी है तो मिशन इंजीनियरिंग उत्तम नगर में, वहाँ तुम कर सकती हो। तो मुझे अपने दोस्तों से ही मिशन इंजीनियरिंग के बारे में पता चला था। मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ भी रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मिशन इंजीनियरिंग लीड कोचिंग के लिए कर सकती हो ज्वाइन। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग NCC लेकर रखे रहते हैं अपने पास। तुम्हारे पास भी NCC थी, तो लीड के साथ फाइनल एग्जाम्स को, NCC को, तीन चीज़ को एक साथ आपने कैसे डील किया? NCC एक अलग पार्ट था, लीड भी मेरा बहुत अलग पार्ट था और एग्ज़ाम्स भी बहुत अलग थे। मतलब हर चीज़ में मैंने अपने आप को डिवाइड कर रखा था। ऐसा नहीं कि मेरे को NCC पे फोकस करना है तो मेरा लीड और करियर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने NCC को भी उतना ही टाइम दिया, मैंने अपनी लीड प्रिपरेशन को भी उतना टाइम दिया, एंड अपने जो डिप्लोमा के एग्ज़ाम्स थे उस पर भी मैंने पर्टिकुलरली उतना टाइम दिया कि हाँ, जिस चीज़ के लिए मुझे जितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको प्रोवाइड किया है। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ में इतना टाइम दे दिया कि मैं किसी चीज़ में बहुत पीछे रह गई, कि मैंने अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में टाइम दे दिया तो लीड की प्रिपरेशन नहीं कर पा रही, या NCC में फोकस कर दिया तो अपने डिप्लोमा एग्ज़ाम्स पे ध्यान नहीं दिया। मैंने सबको इक्वली टाइम दे के उनको मैनेज किया। सिमरन, आपकी डिप्लोमा में क्या परसेंटेज थी? 83% थी मेरी डिप्लोमा में। नॉर्मली CSIT के जो बच्चे होते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप मान सकते हैं कि उसमें से 50% के आसपास बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें प्लेसमेंट लेनी है या फिर हमें बीटेक के लिए जाना है। आपके पास क्या ऐसा कोई ऑप्शन था या फिर आपको बीटेक ही करना था? स्टार्टिंग से ही बीटेक ही फोकस था कि मुझे डिप्लोमा के बाद बीटेक करना ही है। डिप्लोमा के बाद अगर मैं जॉब लूँ भी, वो जॉब 25 से 30 हज़ार, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स 30-40,000। मेरा एम वो नहीं था। मेरा एम था कि मैं बीटेक करके 3 साल अच्छे से बीटेक अपनी कंप्लीट करके एक अच्छी से कंपनी में अच्छी प्रोफाइल में जॉब लूँ। वैसे आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी थी? मेरा हमेशा से सपना था कि मैं मैंग में जाऊँ, मैंग की किसी भी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल। लाइक CS के जितने भी बंदे, सबका जो लास्ट ड्रीम होता है ना वो गूगल ही जाना होता है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। लास्ट हमारा टारगेट ही गूगल होता है, बट गूगल को क्रैक करना भी इतना ईजी नहीं होता है, तो हम पहले माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न सब पे ट्राई मारते हैं। तो मेरा भी उस टाइम में ड्रीम था कि मैं भी मैंग की किसी कंपनी में जाऊँ। एंड फाइनली यू अचीव्ड दैट? हाँ, फाइनली मैं फाइनल ईयर में अब अमेज़न में इंटर्नशिप कर रही हूँ एज एन SD इंटर्न। सिमरन, आप एक बात बताइए कि आप अभी वहाँ पर इंटर्नशिप पे हैं, वहाँ पर परमानेंट होने के कितने % चांस होते हैं? ये डिपेंड करता है तुम्हारी पूरी इंटर्नशिप की जर्नी पे कि तुमने कितना हार्डवर्क किया। कंपनी यही देखती है कि जो प्रोजेक्ट तुम्हें असाइन किया है तुमने कितना अच्छा उसको डिलीवर किया है, तुमने कितना कोड डिलीवर किया है कंपनी को, और कंपनी की हायरिंग की सिचुएशन क्या है, उस पर पूरा डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटर्नशिप फुल टाइम में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। एज अ इंटर्न मैं सिर्फ अपने हार्डवर्किंग पे फोकस कर सकती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँ। बाकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि उनकी हायरिंग की सिचुएशन क्या है। अगर मैं अपना हार्डवर्क पूरा रखती हूँ और उनको मेरा हार्डवर्क दिखता है तो ऑफकोर्स हायरिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं सीधा लीड के ऊपर। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, लीड की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से की? एक एक स्टेप्स को लेकर चलिएगा
कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई कि आपने पूरी गर्ल्स कैटेगरी को टॉप मार दिया? क्योंकि जहाँ तक आप मुझे बताते थे कि क्लास के अंदर भी बहुत कंपटीशन था आपके क्लास में, तो आपने किस तरीके से फोकस किया? सो एज़ पर मेरा गर्ल्स कॉलेज था, तो उसमें से काफ़ी लड़कियां ऑलरेडी यहाँ पे कोचिंग कर रही थी और कुछ अलग अलग जगह पे कोचिंग कर रही थी। उस टाइम मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, बट उनको देख के कि वो डिस्कस करते रहते थे, हमेशा क्वेश्चंस बना रहे होते थे, और मुझे पहले लगता था कि मैं कर लूँगी शायद खुद से, बट उनकी प्रैक्टिस को देख के मुझे डर लगने लग गया कि मैं जितना कॉन्फिडेंट हो रही हूँ पता नहीं कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो मेरी दोस्त ऑलरेडी यहाँ पे कोचिंग कर रही थी, फिर मैंने मिशन इंजीनियरिंग ज्वाइन करने का डिसीज़न लिया कि मैं मिशन इंजीनियरिंग ज्वाइन करके वहाँ पे प्रैक्टिस करके अच्छे से अपनी लीड की प्रिपरेशन करूँगी। मैंने अराउंड दिसंबर में कोचिंग ज्वाइन करी थी, वीकेंड्स मेरी क्लास हुआ करती थी, सैटरडे संडे। तो जब मैंने मिशन इंजीनियरिंग ज्वाइन करी, 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, पहले मैथ्स और रीजनिंग, और मुझे फिर पता चल गया कि मुझे कितनी मेहनत की ज़रूरत है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 मंथ्स पूरा वीकेंड पे हमारी कोचिंग चली। मार्च में कोविड आ गया, तो हमारी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई एंड ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में पहले हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स में पढ़ते थे, बट उसके बाद फिर लाइव लेक्चर्स होने लग गए। सिमरन, आईपी के पूरे सिलेबस पे आपको सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से डर लगता था? मुझे पूरे आईपीयू के सिलेबस में मैकेनिक्स के नाम से बहुत डर लगता था, क्योंकि मैकेनिक्स से मैं फेमिलियर भी नहीं थी। नाम से ही लगता था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है और मैं सीएस से थी, तो मुझे लगता था कि मैकेनिक्स मेरे लिए बहुत टफ होगी। बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं 25 में से 25 क्वेश्चन उसके अटेंड करके आई थी, और वो सारे क्वेश्चन आपके नोट्स में से थे। मुझे याद है कि 23 क्वेश्चंस वो थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप, जो तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, डिट्टो वो की वो थे, और 2 क्वेश्चन कुछ बच्चों के छूटे थे जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़े थे और नोट्स को अंदर से जाके नहीं देखा था। और जिन बच्चों ने नोट्स को अंदर से जाके देखा था, उनमें से एक बच्ची सिमरन थी। तो उन बच्चों ने 25 अटेम्प्ट किए थे, और दैट वाज रियली गुड। मैथ्स के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुझे मैथ्स से डर लगता था। एक मैकेनिक्स के बाद वही सब्जेक्ट था जिससे मुझे डर लगता था, बिकॉज मैंने 10th की थी और 10th वालों का मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं होता है 10th तक। 11th 12th क्योंकि मैथ्स हमने करी नहीं, और जो आईपीयू का सिलेबस में जो मैथ्स है वो पूरी 11th 12th की मैथ्स है, तो मुझे मैथ्स से डर लगता था कि मैं मैथ्स कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कंप्यूटर से मुझे कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि आईपीयू का जो सिलेबस भी था कंप्यूटर का, वो बेसिक था कि हाँ थ्योरेटिकल नॉलेज पे था तो आप कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी डर था, क्योंकि जो आईपीयू की सिलेबस की फिजिक्स केमिस्ट्री थी वो बहुत डिफरेंट थी, और मैंने सिर्फ 10th तक ही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री से भी उतना फेमिलियर नहीं थी जो सिलेबस में आ रहा था। और आपके टाइम तक एक लास्ट सेक्शन जो आता था रीजनिंग और एप्टीट्यूड का, अभी भी आता है, उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? रीजनिंग की पूरी प्रिपरेशन, मेरा रीजनिंग जो स्ट्रॉन्ग करवाया ना वो मिशन इंजीनियरिंग ने स्ट्रॉन्ग करवाया है, और वो मुझे आज भी काम आता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए एग्ज़ाम देते हो उनमें रीजनिंग पूछी जाती है, रीजनिंग के क्वेश्चंस रहती हैं, और मेरी अभी तक की मिशन इंजीनियरिंग की रीजनिंग की जितना भी मुझे पढ़ाया है ना, वो मुझे मेरे अभी भी इंटरव्यूज़ में इतना हेल्प करता है, और वो सारी रीजनिंग का जितना भी मुझे सब पढ़ाया है वो सब राजन सर को जाता है, कि उन्होंने मेरी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग करवा दी थी कि लिटरली मैं मतलब होता क्या, जब इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं, जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं, तो हम रीजनिंग के बच्चे को देखते थे, मैं प्रिपरेशन कर रहे होते थे वो 1 महीना 2 महीना पहले, और मैं ऑलरेडी रीजनिंग करके ही मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, तो मुझे उतनी मेहनत की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी कि मेरा इतना रीजनिंग स्ट्रांग हो चुका था। एक्चुअली वो सिर्फ राजन सर नहीं, सिमरन की मेहनत थी, जो एक एक टॉपिक के ऊपर अगर मैंने 400 क्वेश्चंस दिए हैं तो 400 क्वेश्चन को 3-3 बार कर गई है। तो ये सीरियसली तुम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की थी, और तुम बैच में जितने बच्चे थे, और सच मायने में तो ये है कि जब भी मैं टेस्ट लेता था सिमरन का नाम मुझे हमेशा टॉप पर दिखता था, और मैं अपनी फैकल्टीज़ में भी डिस्कस करता था कि ये लड़की कुछ करेगी, पक्का है ये लड़की कुछ करेगी, क्योंकि सिमरन एक इंटेलिजेंट बच्ची के साथ साथ एक हार्ड वर्किंग, बहुत रिस्पॉन्सिबल टाइप स्टूडेंट,
मतलब, और मैं बोल सकता हूँ बहुत सिंसियर, कि जो टीचर ने बोल दिया ना, हाँ वो बस मेरे लिए पत्थर पर लकीर है, वो तो मुझे करना ही करना है। कभी होमवर्क मिस नहीं होता, हमेशा चीज़ें टाइम टू टाइम, हमेशा हर चीज़ें टाइम पर मिलती थी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हर बच्चा ऐसा ही आना चाहिए जैसे सिमरन 2023 बैच में जो लीड एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों को अपनी प्रिपरेशन के लिए, अपनी बेस्ट रैंक कराने के लिए किस सब्जेक्ट के ऊपर सबसे अच्छा फोकस करना चाहिए? सबसे ज़्यादा फोकस उनको मैकेनिक्स में करना चाहिए, क्योंकि मैकेनिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अभिषेक सर के नोट्स अच्छे से पढ़ लो, आप 25 में से 25 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। इवन मैंने अपने टाइम पे अभिषेक सर के सारे नोट्स पढ़े थे और मैं 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस अटेंड करके आई थी। तो मुझे लगता है मैकेनिक्स पे पूरा फोकस रहना चाहिए कि वो एक ऐसा है, स्कोरिंग है, तुम 25 से 25 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, तो उस पर फोकस रहना चाहिए। सेकेंड फोकस मेरा रहा था रीजनिंग पे, क्योंकि मेरी रीजनिंग इतनी स्ट्रांग करवा दी थी सर ने कि मेरे को ऐसा लग गया था कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर सकती हूँ। तुम रीजनिंग पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि तुम 25 में से 25 क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मैटर करता है प्रैक्टिस, कि तुमने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है। और आपने हमें इतने क्वेश्चंस दे के प्रैक्टिस करवाया है ना कि हम कॉन्फिडेंट होके कह सकते थे कि सेकंड मेरा रीजनिंग है जिसमें मैं स्कोर कर सकती हूँ अच्छा खासा, कि रीजनिंग में मुझे सबसे ज़्यादा नंबर लेने हैं। आज भी मुझे वो रीजनिंग मेरे कंपनी के टेस्ट में हेल्प करता है, क्योंकि सारी कंपनी के टेस्ट में रीजनिंग का सेक्शन आता ही आता है। अच्छा सिमरन, तो अब मेरे माइंड में एक बात चल रही है कि तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक होने पर 2 कॉलेज हैं, एक महाराजा अग्रसेन और दूसरा महाराजा सूरजमल। नो डाउट दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे कॉलेज हैं। उस टाइम में USICT में लेटरल एंट्री थ्रू एडमिशन नहीं था, तो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन थे। और एक बात और कि तुम्हारे भैया ने भी शायद महाराजा अग्रसेन से ही बीटेक किया था, तुमने बताया था मुझे। हाँ, मेरे ब्रदर ने भी मेट से ही बीटेक कंप्लीट करी थ्रू JEE मेंस, राइट ना? हाँ, तो तुमने महाराजा सूरजमल को क्यों ऑप्ट किया, महाराजा अग्रसेन को ऑप्ट क्यों नहीं किया? मेट और MSIT दोनों ही टॉप कॉलेज हैं, दोनों से करो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सेम ही कंपनीज दोनों कॉलेज में आती हैं। मेरे घर के पास MSIT पढ़ता था तो मैंने MSIT चूज़ किया। मेरे ब्रदर ने ऑलरेडी मेट से कर लिया था तो उन्होंने बोला कि MSIT से कर लो, तो इसलिए मैंने MSIT से प्रेफर किया। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहे हैं। सबसे पहले तो MSIT में जब फर्स्ट डे गए एक डिप्लोमा के कॉलेज से एक बीटेक के कॉलेज में जाने पर, कैसा एक्सपीरियंस था, कितना डर था, कैसा लग रहा था? वहाँ पर बच्चे JEE मेंस के थ्रू जो लोग माना जाता है और होते भी हैं, उन लोगों का जो थिंकिंग पावर होता है हम लोगों से थोड़ा बेटर होता है। तो किस टाइप का डर था, या फिर कोई डर नहीं था, पूरा कॉन्फिडेंट थी कि हाँ? डर तो था, क्योंकि जब मेरा सेकेंड ईयर में एडमिशन हुआ मुझे पता था कि वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो IT JEE के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, मेरे को उनको कंपटीशन देना है। और उन्होंने जो तैयारी करी है वो बहुत नेक्स्ट लेवल की थी, तो मुझे यही डर लगा रहता था कि मैं उनसे compete कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे से आगे तो नहीं है, बट बाद में मुझे पता चला कि जब आप 1 महीना बिता लोगे ना तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। वो किसी चीज़ में तुमसे आगे होंगे, पर डिप्लोमा की भी ना एक अपने बेनिफिट्स हैं। भले ही उन्होंने 11th-12th करी, उनका मैथ्स फिजिक्स में मानती हूँ स्ट्रांग होगा, पर डिप्लोमा स्टूडेंट का ना, जिसमें भी तुम डिप्लोमा कर रहे हो उस ब्रांच की चीज़ें तुम्हें ऑलरेडी पता है डिप्लोमा करके। तो जब तुम बीटेक में आ रहे हो ना तुम उससे फेमिलियर हो, बट JEE मेंस का बच्चा उससे फेमिलियर नहीं है, तो तुम वहाँ पे आ गए हो। तो मैं उस चीज़ में कॉन्फिडेंस हो गई थी कि माना मेरे को डर था कि मैं मैथ्स फिजिक्स में उनसे अच्छी नहीं हूँ, बट मुझे पता था कि मैं अपने डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स में उनसे आगे हूँ जो बीटेक में ऑलरेडी हैं। सिमरन, क्या नॉन CSIT स्टूडेंट्स को CSIT की तरफ जाना चाहिए? क्या उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है? ऑफ कोर्स जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई ये नहीं है कि अगर उन्होंने CSIT से नहीं करी है तो वो उस ब्रांच में जा ही नहीं सकते। अगर उनका इंटरेस्ट है, अगर उनको अपनी चेंज करनी है स्ट्रीम, तो उनके पास यही चांस है कि वो CSIT ले सकते हैं। मेरा फ्रेंड पुलकित जोशी, उसने डिप्लोमा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से करी है एंड बीटेक उसने फिर CS से करी। आज मुझे हम दोनों में कोई डिफरेंस नहीं लगता, मुझे कहीं कहीं भी नहीं फील होता कि वो डिप्लोमा से ऑटोमोबाइल करके आया आज वो जिस लेवल पे है।
कि हम सेम ही हैं, उसको भी उतनी ही नॉलेज है जितनी मुझे नॉलेज है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी नॉन CSIT डिप्लोमा का बच्चा CSIT में इसलिए ना आए क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से नहीं है। थोड़ी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, तुम जाओगे ना, क्योंकि ऑफकोर्स जो CS से आए हैं वो थोड़ा प्रोग्रामिंग से फेमिलियर है, आप नहीं हो, बट उसको उतनी नॉलेज नहीं आई है। तुम सेकेंड ईयर में ज्वाइन करके तुम्हें सारे CS जो डिप्लोमा में उसने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो अगर तुम वही सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ लो दोबारा तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि हाँ वो चीज़ उसको पता है, तुम्हें नहीं पता है, बट तुम लोग वो भी वही सब्जेक्ट पढ़ेगा, बीटेक में आके आप भी वही पढ़ोगे। हो सकता है उसको थोड़ी कम मेहनत लगे, आपको थोड़ी ज़्यादा लगे बिकॉज आपने पहले नहीं पढ़ा है, बट अगर आप उसको पढ़ लोगे आप उसके सेम लेवल पे आ जाओगे। ऐसा कभी नहीं सोचना कि वो CS वाला बंदा है तो वो हमेशा मेरे से आगे ही रहेगा, नहीं। अगर आपने बीटेक में आके वो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ लिए ना, आप उससे आगे निकल सकते हो। मैं बताती हूँ कि एक और स्टूडेंट था, वो दूसरी ब्रांच से आया था यहाँ पे, बट उसका CSIT में नॉलेज ना मेरे से ज़्यादा था, उसको टेक्नोलॉजीज मेरे से ज़्यादा पता थी। मुझे डर लगता था, मैं सर को फ़ोन करके बोलती थी कि मुझे डर लग रहा है सर कि दूसरी ब्रांच का बच्चा यहाँ पे मेरे से आगे कर रहा है, कैसे, मैं CS बैकग्राउंड की हूँ। तो ये कभी थिंकिंग मत रखना कि नॉन CSIT वाले हो तो तुम CS वाली ब्रांच को टक्कर नहीं दे सकते। जस्ट तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड कर सकता है, आराम से उन्हें टक्कर दे सकते हो। सिमरन, बीटेक में मार्क्स कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं? कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए बीटेक में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। आपको अपना एवरेज जितना भी है वो हमेशा 8 CGPA पे ऊपर रखना ही चाहिए, क्योंकि उस आप सेफ साइड पे हो अगर आप 8 CGPA के ऊपर हो, कि आपको कोई कंपनी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी बैठने से। हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है कि वो 7 CGPA या 8 CGPA वालों को ही बैठने देंगे। तो अपने सेफ साइड पे आपको 8 CGPA से उतनी रखनी है, आपको इतना मार्क्स लाना है कि आपकी 8 CGPA से ऊपर रहे। अच्छा, तो जो कंपनीज आती हैं कॉलेज में, क्या वो सिर्फ बीटेक के मार्क्स को ही देखती हैं या डिप्लोमा, 12th, 10th के मार्क्स को भी कंसीडर करती हैं? कंपनी डिप्लोमा के मार्क्स को भी कंसीडर करती है और 12th के मार्क्स को भी। जैसे हम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए डिप्लोमा मार्क्स का क्राइटेरिया होता है और 12th वालों के लिए 12th मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। तो डिप्लोमा का क्राइटेरिया 7 CGPA मैंने हमेशा देखा है, रहा है अभी तक की कंपनीज का। और कुछ होता है कि डिप्लोमा में बच्चे उतना नहीं पढ़ाई करते तो उनकी परसेंटेज 65-68 तक आती है, वो उस चक्कर में नहीं बैठ पाते। तो डिप्लोमा में भी आपकी परसेंटेज 70% से ऊपर होनी चाहिए और बीटेक में 8 CGPA से ऊपर हो तो आप सेफ साइड पे हो, आप हर कंपनीज पे बैठ सकते हो। 10th के मार्क्स मैटर करते हैं? 10th का क्राइटेरिया कुछ कंपनीज में होता है, कुछ में नहीं होता है। मतलब कुछ में होता है? हाँ, कुछ में होता है, कुछ में वो बोल देंगे कि आपकी CGPA 7 या 8 ही मोस्टली क्राइटेरिया रहता है। मतलब ऐसा किसी का नहीं रहेगा कि 9 या 10 CGPA चाहिए 10th में तो आप उस वजह से नहीं कर पा रहे, नहीं, वो 7 और 8 का रहता है, बट कुछ में ही रहता है। आपकी कितनी चल रही है अभी? अभी मेरी कॉलेज में CGPA 9.7 चल रही है। अरे वाह, क्या बात है, नाइस। सिमरन, मुझे एक बात बताओ, मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं कि सर मेरे को इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप करनी है। मैं बात करता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं करवाया जाता है उनका। आपने इंटर्नशिप कौन से सेमेस्टर में ज्वाइन की? मैंने इंटर्नशिप अपनी 8th सेमेस्टर में स्टार्ट की है एट Amazon। आपने इतनी लेट क्यों ज्वाइन की? सेकेंड ईयर में जब मैंने बीटेक ज्वाइन किया, मेरा हमेशा से फोकस लर्निंग पे रहा है कि मैं पहले सीख लूँ चीज़ें फिर तो मैं कर ही लूँगी। मेरा हमेशा से सेकेंड ईयर पूरा लर्निंग पे रहा कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है, मुझे टेक्नोलॉजीज अच्छे से सीखनी है। मैंने हमेशा पूरा फोकस सेकेंड ईयर अपनी लर्निंग पे दिया। उसके बाद फिर सीधा मैंने अपने 4th ईयर में तैयारी करी इस इंटर्नशिप के लिए। इसका मैंने एग्ज़ाम अराउंड मई में इसका मैंने फर्स्ट पेपर दिया था Amazon का। उसका सेकेंड टेस्ट फिर हमारा अगस्त में हुआ था। देन थर्ड टेस्ट इज़ लाइक बिहेवियर टेस्ट था वो। फिर 4th सीधा फाइनल इंटरव्यू IIIT दिल्ली में हुआ था एंड सितंबर में इसका रिज़ल्ट भी आ गया था कि जनवरी से जॉइनिंग है फॉर द 6 मंथ इंटर्नशिप। अमेजन तक पहुंचने में आपके स्टेप्स क्या क्या रहे? मैंने सबसे ज़्यादा फोकस अपनी प्रोग्रामिंग पे किया। Amazon के टेस्ट में 2 चीज़ें आती हैं, एक CS फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग सेक्शन। CS फंडामेंटल्स में आपको OOPS, DBMS, लिनक्स
एसक्यूएल, इन सब सब्जेक्ट से फेमिलियर होना चाहिए क्योंकि इन सब पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ऊप्स और डीबीएमएस मैंने क्योंकि मैं डिप्लोमा की स्टूडेंट हूँ, मैंने वहाँ पे भी पढ़ा था और मैंने अपने बीटेक में भी पढ़ा था, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट था इंटरव्यू में कि मुझे वो चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। मैंने काफ़ी बीटेक के बच्चों को स्ट्रगल करते देखा है कि उनको ऊप्स नहीं समझ आ रही या डीबीएमएस में भी प्रॉब्लम है, बट मैंने क्योंकि डिप्लोमा में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी, तो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एंड मैंने जो स्टार्ट करी अपनी प्रोग्रामिंग की तैयारी, वो TQ फॉरवर्ड एक यूट्यूब चैनल है, मैंने उस पर पूरा फोकस किया। मैंने डेली की हैबिट बना ली कि मुझे आज इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस करने हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं। लीड कोड में मैं डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। एंड TQ फॉरवर्ड का मैंने पूरा ट्रीज जितने भी उसने हर डाटा स्ट्रक्चर्स पे एक वो बना रखे हैं, टॉपिक्स बना रखे हैं, मैंने सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हुई क्योंकि अमेज़न के लिए ट्रीज, डीपीज, इन सब के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। मुझे इन सब ग्राफ, ट्रीज, डीपीज ये सब पूछे जाते हैं जितना मैंने एज पर सर्च किया था इंटरनेट पे। तो मैंने जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि मुझे ये चीज़ें आनी चाहिए, मैंने पूरा पहले शेड्यूल तैयार किया कि क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने बोला CS फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्वेश्चंस में भी कौन कौन से टॉपिक्स पे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस जो जो क्वेश्चन आते हैं उनको तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं क्योंकि हमारे इस IT सेक्टर में कुछ ऐसे, जब इंटरव्यू दोगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तुम्हारा चांस अच्छा है तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस किया हो और आ जाए, या कभी कभी कोई न्यू क्वेश्चन भी आ जाता है। मेरे केस में मेरे को दोनों क्वेश्चन न्यू आए थे कि वो मैंने प्रैक्टिस नहीं किए थे। बट जब इंटरव्यू में भी ना वो बंदा ये नहीं देखता, ऑफकोर्स करा हुआ क्वेश्चन आएगा, आप उसको डायरेक्टली आंसर दे दोगे कि अरे ये तो क्वेश्चन करा हुआ है, ये तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा। वो तुम्हारा चेक करते हैं कि तुम्हारी थिंकिंग पावर क्या है, वो साथ में डिस्कस कर रहे होते हैं कि अच्छा इसे अब क्या करोगे आप, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे। वो बस टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपकी थिंकिंग पावर क्या है। और यही चीज़ को मैंने इम्प्रूव करने के लिए अपना पूरा 2nd और 3rd ईयर लर्निंग पे रखा था कि मुझे प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी। इन द लास्ट, सिमरन, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? मेरा नेक्स्ट टारगेट इस इंटर्नशिप को फुल टाइम में कन्वर्ट करने का है। मैं अभी इस इंटर्नशिप में पूरी हार्डवर्क कर रही हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट जो हो वो अच्छे से कंप्लीट हो, डिलीवर हो, ताकि मुझे फुल टाइम का ऑफर इस कंपनी में मिल जाए। तो मेरा नेक्स्ट फोकस ही यही है कि बस मुझे इस कंपनी में फुल टाइम ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच सिमरन, तुमने अपना इतना बेशकीमती टाइम हम लोगों को दिया अमेजन के साथ वर्किंग होते हुए, जबकि तुम्हारा एक एक मिनट तुम्हारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तुम्हें फुल टाइम होने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ रही है, तो फिर भी तुमने हम लोगों के लिए टाइम निकाला। फॉर दैट थैंक यू सो मच।